शाम की दावत की तैयारियों में जुटा पूरा राजमहल। सभी सैनिक, मंत्री, संतरी भाग दौड़ करते हुए यहाँ वहाँ जिम्मेदारियां संभाल रहे हैं। पूरा भावनगर जैसे दुल्हन सा सजा दिया जा चुका है, जिसे देख महल के सभी लोगों के साथ साथ भावनगर का हर रहवासी भी हैरान है। इतने कम समय में भावनगर की इस बदली काया को देख वे सभी अंगरक्षक भी हैरान हैं, जो महामंत्री कुषाण द्वारा युवा राय बहादुर को भावनगर की साज सज्जा की इतनी बड़ी जिम्मेदारी दिए जाने पर मुंह सड़ा रहे थे। कुछ तो जरूर विशेष है इस विशंभर के बेटे तेज बहादुर में, जो दोपहर बीतने से पहले ही उसने भावनगर जैसे बड़े राज्य को मात्र 15 सैनिकों की मदद से इतनी जल्दी सजा दिया है। पास खड़े अंगरक्षक की ये बात सुन दूसरा अंगरक्षक अपना सिर खुजाने लगा, जैसे उसे अब भी इस बात का यकीन नहीं था। तो वहीं दूसरी ओर युवा राय बहादुर की मदद के लिए जैसे एक पूरी सेना खड़ी थी, बच्चों की सेना। मात्र 15 लोगों के साथ भावनगर को सजाना सचमुच नामुमकिन था, जिसका हल ढूंढते हुए युवा राय बहादुर पहले ही अपना गणित बिठा चुके थे। युक्ति निकालते हुए उन्होंने 15 सैनिकों में हर सैनिक के नीचे 10 बच्चों की एक नई ही फौज तैयार कर दी थी, जो सिपाही के आदेश अनुसार उसकी देखरेख में पूरे उत्साह के साथ इस सजावट के कार्य में जुटी थी। बदले में इन सभी बच्चों को आज शाम की शाही दावत का आमंत्रण था, जिसका कि राजा नरेंद्र सिंह पहले ही ऐलान कर चुके थे। खैर, राय बहादुर ने ये बात बच्चों को नहीं बताई थी और आधा सच छुपाते हुए बस इतना ही कहा था, सुनो बच्चों, आप सभी को आज शाम को होने वाली शाही दावत के लिए न्योता है। अगर आप सभी मेरे साथ भावनगर को सजाने में मेरी मदद। पर राय बहादुर अपनी बात को पूरा कर पाते उससे पहले ही सभी बच्चे राय बहादुर की मदद को कूद पड़े। इन सभी का उत्साह वर्धन करने के लिए राय बहादुर ने सभी के लिए सिपाहियों की छोटी छोटी टोपियां बनवाई थीं, जिसे पहन सभी बच्चे जैसे अपने आप को भी शाही सिपाही समझते हुए पूरे जोश के साथ सजावट के कार्य में जुट गए। सिपाही तोनू, मुझे दो वो जालल, दे लो सिपाही मोनू, और सजा दो दीवार। युवा राय बहादुर की युक्ति जैसे कारगर सिद्ध हो रही थी। इससे न केवल उन्होंने अपना काम सरल बनाते हुए अपने काम को तेजी दी थी, मगर साथ ही साथ भावनगर के बच्चे बच्चे में भी भावनगर के प्रति उत्साह बढ़ाया था। हो दिया, चलो आगे, चलो चलो, जय भावनगर। बच्चों की जैसे पूरी फौज यहाँ वहाँ दौड़ती उछलती पूरा राज्य सजा रही थी। ये नजारा दूर से ही देख महामंत्री कुषाण जहाँ राय बहादुर की इस चतुरता की मन ही मन प्रशंसा कर रहे थे, तो वहीं खुद युवा राय बहादुर जैसे इस सब से खुश होकर कुछ परेशान भी थे, जैसे कुछ सवाल उन्हें अब भी अंदर से खाए जा रहे थे। तहखाने की वो सभी छिन्न भिन्न लाशें, उनसे उगती वो रहस्यमय काली जड़ें, उन लाशों को जमीन में गाड़ते ही आया वो बवंडर, वो भयानक आवाजें, जैसे सब कुछ अब भी राय बहादुर के कानों में गूंज रहा था। और साथ ही साथ गूंज रहा था ये सवाल कि आखिर क्या संबंध है राजकुमारी दमयंती का तहखाने की उन लाशों से? क्यों छुपती छुपाती वो उस तहखाने में पहुंची? आखिर क्यों? फिर वो अपना ताज लाशों के बीच छोड़कर या भूलकर वहां से निकल गईं? आखिर कौन है जिसने महल की इतनी मुस्तैद सुरक्षा को भेदते हुए महल के अंदर जा 2 दिन पहले महारानी सुलक्ष्मी के उन अंगरक्षकों को बेरहमी से मार गिराया था, यहाँ तक कि उनका कलेजा तक उनके शरीर से नोच कर खा लिया था। उन अंगरक्षकों की कटी फटी विभत्स लाशों को याद कर एक पल के लिए राय बहादुर जैसे सहम गए। हो ना हो इन सभी हत्याओं के पीछे कोई महल का ही आदमी है, वरना महामंत्री कुषाण के बनाए सुरक्षा कवच को भेदना किसी बाहर के आदमी के बस की बात नहीं है। और वो गुप्त रास्ते जिनके बारे में राजा नरेंद्र सिंह ने महामंत्री कुषाण से छुपाया था, उनके बारे में भी सिर्फ महल के ही कुछ खास लोगों को पता है। इसका मतलब पर महल में ऐसा कोई क्यों करेगा? बहुत सोचने के बाद भी राय बहादुर किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रहे थे, पर उन्हें यकीन था कि इस रहस्य से भी वो जल्द ही पर्दा उठा देंगे
क्योंकि उनके पास कुछ ऐसा था जो इस खूनी हत्यारे तक उन्हें ले जा सकता था, जिसके बारे में अब तक उन्होंने किसी को नहीं बताया था। कुछ बहुत खास, कुछ ऐसा जो उस हत्यारे ने महारानी के अंगरक्षकों को मारने के बाद गलती से पीछे छोड़ दिया था और जो सीधा युवा राय बहादुर के हाथ आ लगा था। यही सब सोचते हुए राय बहादुर ने अपने अंगूठे में लिपटी उस चीज को बाहर निकाल लिया। बड़ी सावधानी से उसे हाथों में रखकर उसे सभी से छुपाते हुए वो उसे फिर बड़ी गौर से देखने लगे, जैसे वो इस चीज को पहचानने की कोशिश कर रहे हों। कहीं तो किसी के पास तो उन्होंने इस चीज को देखा था, मगर तभी आगे चलो, आक्रमण, चलो चलो। बच्चों की इस फौज के आते ही जैसे उनका ध्यान टूटा। वो फिर उस खास चीज, उस सुराग को अपने अंगूठे में बांध सजावट के काम में जुट गए। पर आखिर ऐसा क्या हाथ लगा था युवा राय बहादुर के? कौन सी निशानी, कौन सा सुराग उस खूनी हत्यारे ने पीछे छोड़ दिया था? इसका जवाब अब राय बहादुर की कमर पर बंधे उस नारंगी अंगूठे में कैद था। वहीं इधर महल में कक्ष के भीतर बिस्तर पर कड़क कर बैठी श्रावणी का जैसे पूरा रंग रूप बदल गया था, जैसे उसका खुद पर कोई जोर न था। उसका अकड़ा बदन, शरीर पर उठे काली नसों के भयानक जंजाल, बिखरे उड़े बाल और करांजती सी तीखी आवाज, जैसे कोई भयानक जीव उसके अंदर समा गया हो। सुर्ख लाल हो चुकी उसकी आंखें जैसे अजीब तरह से टिमटिमाने लगी थीं। रहस्यमय तरीके से उसके मुंह से निकलता वो बहता लाल खून अब उसकी गर्दन से टपकता हुआ उसकी तेज सांसें लेते उभरे वक्षों पर फैलने लगा। उसकी आंखों में सैकड़ों लाल डोरे उभरने लगे। उसके सीने की धड़कनें जैसे आसमान में कड़कती बिजली सी तेज आवाज करने लगीं। जहाँ एक और विभत्स होता श्रावणी का ये भयानक रूप था, तो वहीं दूसरी ओर जैसे श्रावणी खुद से ही लड़ती हुई, चीखती चिल्लाती, खुद को संभालने की कोशिश कर रही हो। मानो एक ही जिस्म में दो अलग अलग श्रावणी हो। एक भय से भी भयंकर रूप ले गुर्रा रही थी, तो दूसरी खुद में ही छटपटाती, खुद ही के इस रूप को संभालने की कोशिश कर रही थी। तेज चलती हवाओं, चढ़ती सी सांसों, गुर्राती सी आवाज और गूंजती सी बढ़ती अपनी ही धड़कनों के इस शोर से जैसे श्रावणी खुद लड़ रही हो। श्रावणी के लिए ये सब झेल पाना अब असहनीय होता जा रहा था। आखिरकार इस शोर, इस गुर्राहट, अपने इस रूप से तड़पते हुए परेशान हो उसने अपनी आंखें बंद करते हुए अपने कानों को जोर से ढक लिया और जैसे उसकी इस चीख से अचानक सब कुछ एक साथ शांत हो गया। हवाएं थम गईं, पलंग का वो धूजते हुए हिलना, श्रावणी की धड़कनों का वो शोर, सब कुछ एकदम बंद हो गया। जिससे आश्चर्यचकित हो श्रावणी ने अब धीरे धीरे अपने कानों से हाथ हटाते हुए अपनी आंखें खोलीं। वो हैरान रह गई क्योंकि अब सब कुछ शांत था, अपनी जगह पर था, जमा हुआ, स्थिर था, सिवाय एक चीज के, जो थी वो खुद। श्रावणी जो कि कुछ ही पल पहले तक पलंग पर बैठी छटपटा रही थी, आश्चर्यजनक रूप से वो अब कक्ष में बिछे उस शाही पलंग से दूर एक कोने में झरोखे के पीछे एक सफेद लंबे पर्दे में छुपकर खड़ी थी। मगर किससे छुपकर? पता नहीं। वो पलंग से उठकर यहाँ कब आई? पता नहीं। हैरान परेशान श्रावणी की पुतलियों का रंग अब भी लाल था। उसके शरीर में उठती उन काली अजीब नसों का जंजाल अब भी जस का तस था। ये सब देख घबराई श्रावणी को एक पल को लगा जैसे वो चांडाल आत्माएं लौट आई हों, वो 100 चांडाल आत्माएं। मगर ऐसा कैसे संभव है? उसके गले में राय बहादुर की दी वो बाली अब भी बंधी थी, फिर ये सब कैसे? अपने आप से ही घबराते हुए सिसकियां लेती श्रावणी पर्दे के पीछे अवाक खड़ी थी। ये सब क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है? खुद से ये सवाल करती श्रावणी उस पर्दे के पीछे से निकलने ही वाली थी कि तभी कक्ष से आती उन आवाजों को सुन अपने सामने कुछ देख श्रावणी का दिमाग चकरा गया। उसके होश उड़ गए और वो सन्न रह गई। जिस बात का श्रावणी को सबसे ज्यादा डर था
वही उसकी आंखों के सामने हकीकत बन आ गया था। श्रावणी घबराती हुई तुरंत फिर उसी सफेद पर्दे के पीछे जा छुपी। मगर अपने सामने ऐसा क्या देख लिया था श्रावणी ने जो वो इतना घबरा गई? आखिर ये सब क्या हो रहा है? सब कुछ वही और ठीक वैसे ही हो रहा है जैसा मैं चाहता हूँ, जैसा अंधेरा चाहता है, जैसा अंधेरे का ही सिपाही विशंभर चाहता है। सब कुछ बिल्कुल वैसा ही। भूलोक पर राय बहादुर अपनी छोटी छोटी लड़ाइयों को अपनी जीत समझ रहा है, मगर ये जाने कि ये सब तो बस प्यादे थे उसे भयनगर में उलझाए रखने के लिए। रानू, उसके अंदर छुपी वो शैतानी छिपकली, सरकटी रज्जो रागिनी, अजर पिशाचिनी, यहाँ तक कि वो सभी चांडाल आत्माएं सिर्फ एक मोहरा थीं। राय बहादुर को शून्य से निकालकर समय के इस छोर पर लेकर आने की, भयनगर में लाने की। और मेरे नन्हे तेज बहादुर को लगता है कि वो अपनी मर्जी से यहाँ आया है। बेचारा तेज समझ ही नहीं पाया कि उसे यहाँ बुलाने का मकसद सिर्फ उस लड़की श्रावणी को समय के दूसरे छोर पर भावनगर में पहुंचाना था, क्योंकि अब वो लड़की और तेज को लग रहा है कि वो लड़की को बचा रहा है। असली खेल जब तक राय बहादुर समझेगा तब तक काफी देर हो चुकी होगी, बहुत देर। देखते ही देखते अंधेरे के सेनापति विशंभर की इस हंसी को 100 गुना भयानक बनाती, हजारों की संख्या में आती शैतानी ताकतों की हंसी से पूरा भुवर लोक गूंजने लगा, जिसे बर्बाद करने वो इस वक्त आया था। विशंभर के पीछे भयानक और डरावने दिखने वाले कई शक्तिशाली दानवों, यक्षों, पिशाचों, अदृश्य आत्माओं, डाकनों, चुड़ैलों की एक पूरी फौज खड़ी थी। इन सभी की हंसी हवा में बहती, गूंजती हुई 10 दिशाओं में फैलने लगी। और अब आई उस हंसी की गूंज जो इन सारी हंसी पर अकेली भारी थी। इस दिल दहला देने वाली हंसी के पीछे कोई और नहीं, भयानक महादानव कुरूप था। 30 फीट से भी ऊंचा, लंबा चौड़ा, महाबलशाली महादानव कुरूप। वही कुरूप जो न जाने कितनी चांडाल आत्माओं, काली शक्तियों, योगी अमृत के मंत्रों और श्रावणी के जिंदा खून से बना था। वही कुरूप जिसके बारे में सोचकर योगी अमृत की जान सूखे जा रही थी। वही कुरूप जिसके एक इशारे पर उसकी ये विशाल और भयानक सेना कुछ भी तबाह करने को तैयार खड़ी थी। कुरूप को देख विशंभर के चेहरे पर अब और भयानक हंसी छा गई। सब कुछ ठीक वैसा ही हो रहा था जैसा उसने सोचा था। योगी अमृत की बनाई इस तबाही से अब मैं कैसे कैसे और क्या क्या तबाह करूंगा, कोई सोच भी नहीं सकता। इस धरती को, इसके सभी लोगों को कीमत चुकानी होगी। मेरी कीमत, मेरे हंसते खेलते परिवार की कीमत, मेरे प्यार की कीमत, सब तबाह कर दूंगा मैं। सब बर्बाद हो जाएगा। एक बार फिर हर ओर अंधेरे का साम्राज्य होगा और फिर लौट आएगी मेरी लाल लाल रानी। एक तरफ भूलोक में धरती पर कठपुतली सा मेरी उंगलियों पर नाचता तेज प्रताप राय बहादुर, बेवकूफ, नाकारा और कायर राय बहादुर। दूसरी तरफ धरती से ठीक ऊपर इस भुवर लोक को तबाह करने, लाशों का ढेर बिछाकर, यहाँ से सुनहरी शक्तियों के उन टुकड़ों को छीनकर इस जगह को तहस नहस करने के लिए, इसे खत्म करने के लिए मौजूद मैं, मेरी ये विशाल भयानक सेना। और तीसरी ओर धरती के ठीक नीचे अतल लोक में माया की जकड़ में फंसा भावनगर और वो लड़की श्रावणी। बहुत जल्द सब कुछ हमेशा हमेशा के लिए बदल जाएगा, बदल जाएगा। सब कुछ वाकई जैसे अंधेरे के हक में होता दिख रहा था। रज्जों से लड़ते वक्त राय बहादुर के अंदर काली शक्तियों का अचानक जाग उठना, योगी अमृत का मंत्रों द्वारा कुरूप जैसे महाभयानक दानव को अस्तित्व में लाना,
द्यूत केतु की गुफा में उस छड़ी का मलबा हटाते हुए बाहर निकल आना और गहरी नींद से अजीब रहस्यमय तरह से जागी श्रावणी का ये डरावना रूप, उसकी ये लाल आंखें जो पर्दे के पीछे से सिहरते हुए किसी को झांक कर देख रही थीं। सब कुछ अंधेरे के हक में हो रहा था। डरी सहमी श्रावणी जो अपने सामने किसी को देखकर पर्दे के पीछे छुपी थी, उसके चेहरे पर ये डर, ये खौफ के बादल, जैसे उसका सबसे बड़ा डर सच बनकर उसके सामने खड़ा था। और ये सच था राजकुमारी दमयंती, जीती जागती राजकुमारी दमयंती, असल राजकुमारी दमयंती। श्रावणी की आंखों के ठीक सामने कक्ष में बने शाही कुंड में नहा रही थी। ठीक श्रावणी सा रंग रूप, वही कसा उभरा शरीर, वही कदकाठी, ठीक वैसी ही आवाज। श्रावणी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था, मगर सचमुच राजकुमारी दमयंती उसकी आंखों के ठीक सामने शाही कुंड में स्नान कर रही थी। पर ऐसा कैसे हो सकता है? क्या होगा अब श्रावणी का? क्या लौट आई है असल राजकुमारी दमयंती? क्या राय बहादुर समझ पाएंगे काली शक्तियों का असल खूनी खेल? क्या अंधेरे का सिपाही विशंभर तबाह कर देगा पृथ्वी के ऊपर बसे भुवर लोक को? क्या वो बर्बाद कर देगा भुवर लोक में मौजूद उन सुनहरी शक्तियों के टुकड़ों को? श्रावणी के इस बदले भयानक रूप का क्या राज है? ये सब जानने के लिए सुनते रहिए भयनगर, इतिहास में डूबे खूनी सच की एक रहस्यमय दास्तान, सिर्फ पॉकेट FM पर।